Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the topic of major branches of biology. So let's move to the class part. So dear students, the branches of biology, the next one is evolution. So the branch of biology that deals with the continuous changes from the simpler, lower, and worse to simple to complex, lower to higher, and worse to better. In a population is called एवोल्यूशन. तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन का ताल्लुक, याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल लेवल से नहीं है बल्कि एक पॉपुलेशन लेवल के ऊपर होता है कि किसी भी पॉपुलेशन, चाहे वो ह्यूमंस की है, चाहे वो किसी अदर एनिमल हैं, या कोई प्लांट्स हैं, या फंजाई हैं, सो उनके अंदर सिंपल और लोअर और वर्स फॉर्म्स, उनकी जो वर्स फॉर्म्स होती हैं वो मुसलसल चेंज हो रही होती हैं टुवर्ड्स द हायर एंड बेटर एंड ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशंस. क्लियर? तो इस तरह से जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करना, बेटर स्ट्रक्चर्स बना लेना, हायर स्ट्रक्चर्स बना लेना, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लेना सिंपल से. सो इसमें जो कॉन्टीन्यूस और ग्रेजुअल जो चेंजेस आ रही होती हैं, जो कि काफ़ी टाइम taking होती हैं, it takes centuries to make these changes. So this process is called as evolution. Okay? Like, for example, हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे. 2 एवोल्यूशंस हैं जो हमने पढ़नी है वहाँ पर इसी साल चैप्टर नंबर 9 में. एवोल्यूशन ऑफ लीफ, यानी कि इस दुनिया में पत्ते पहली दफ़ा कैसे बने, एंड एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. तो चैप्टर 9 के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्टडी करेंगे. सो ये इसकी एग्जांपल में हम कोट कर सकते हैं. नाउ अनदर ब्रांच इज देयर इंपॉर्टेंट, दैट इज जियोग्राफी. तो यहाँ पर इसलिए मैंने उसको अलग-अलग से प्रोनाउंस किया. तो ये 3 सेपरेट वर्ड्स हैं. जू का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एनिमल्स. जियो मीन्स अर्थ. ग्राफी मीन्स अ लैंड एरिया, एक खास जो लैंड की डिवीजन होती है. सो दैट इज कॉल्ड एज जियोग्राफी. आप पढ़ते हैं जोग्राफिया, ठीक है. उसमें मुख्तलिफ अगर मुल्क के अतबार से देखें, एक कंट्री के लेवल के ऊपर देखें तो मुल्क में किस तरह से वो तकसीम है, या फिर अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं. सो बेसिकली जू जियोग्राफी, the branch of biology that deals
with the study of the geographical distribution of animals. क्लियर कि जोग्राफियाई एतबार से एक एक ख़ास लैंड एरिया के एतबार से वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की है नेचर ने एनिमल्स की, इसकी स्टडी को हम कहते हैं जू जियोग्राफी. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझ लें प्लीज. फॉर एग्जाम्पल, द पोलर बियर, द पोलर बियर found in the polar regions of world. अब सिर्फ यही नहीं, हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है. मतलब जैसे पोलर बियर, वो कहाँ पर है, इसका नाम ही रखा है इसलिए पोलर, क्योंकि वो पोल्स पे है, दुनिया के किनारों के ऊपर मौजूद है, पोल्स के ऊपर. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा पहले भी, मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ. डिवीजन, लेट्स सपोज दिस इज एन अर्थ, और आपको पता है इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा जो नीचे वाला एरिया, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ये ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल से ऊपर वाला रीजन यहाँ से इस तरह से, इसे हम कहते हैं टेम्परेट. और टेम्परेट से ऊपर कहलाते हैं पोल्स. क्लियर? सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल फॉर एग्जांपल. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो बात हो रही है इसी से पोलर रीजन की बात. तो पोल्स जो हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से अवे होते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है. तो पोल्स के ऊपर इतना कम टेम्परेचर हो जाता है कि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज स्नो एंड देयर इज आइस. ठीक है, तो पोल्स के ऊपर बर्फ मौजूद होती है. अब सिर्फ ये नहीं हमने देखना कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पोलर बियर वहाँ पर मौजूद है. द रीजन इज वी हैव टू फाइंड व्हाई द पोलर बियर इज present at the poles. Why not in the temperate region, or why not in the tropical region of the world? So the reason is पोलर, वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इतनी बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर होता है. ठीक है, जीरो पे तो जो है वो वाटर फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट हो, तो वहाँ पर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है. तो पोलर बियर वहाँ पर इसलिए मौजूद है बिकॉज अल्लाह ताला हैज़ गिवन हिम और हर द एडेप्टेशंस. उनकी बॉडी के ऊपर इतने लंबे लंबे वाइट कलर के बाल. ठीक है, दैट इज़ अ फर, जो कि काफ़ी लंबी, जो उसको वार्म रखती है. ठीक है, दूसरी चीज़, उनकी स्किन के नीचे देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट्स. ठीक है, तो ये इसकी अडेप्टेशन है, जो कि यहाँ जो ब्राउन बियर या ब्लैक बियर जो यहाँ पर इन रीजन्स में पाए जाते हैं, उनके पास नहीं है. अगर ब्राउन और ब्लैक बियर्स को अगर आप पोल्स पे ले जाएंगे तो वो वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इतनी ठंड को, क्योंकि उनके पास वो अडेप्टिव फीचर्स नहीं है जो अल्लाह ताला ने इन पोलर बियर्स को दिए. सो अगर पोलर बियर्स को आप इन रीजन्स में लें तो ये गर्मी से मर जाएंगे. ठीक है, इनकी बॉडी से इतनी ज़्यादा हीट वो इतने पहले तो, क्योंकि इन्होंने तो हीट गेन मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है. ठीक है, किस तरह से हीट को बचाना है वहाँ पर बर्फानी इलाकों में, वहाँ पर ठंडे इलाकों में. तो इस तरह से, जैसे कि कैमल उसको हम कहते हैं, दैट इज़ द डेजर्ट एनिमल. ठीक है, वो आपको डेजर्ट्स में ज़्यादातर मिलते हैं. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट खित्तों के एतबार से जब एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर स्टडी करते हैं व्हाई दे आर प्रेजेंट इन दैट वेरी स्पेसिफिक रीजन और द जियोग्राफिकल एरिया, सो दैट इज कॉल्ड एज जू जियोग्राफी. क्लियर? Now moving towards another branch, that is molecular biology. तो डियर स्टूडेंट्स, जरा इसके लफ्जों पे गौर कीजिएगा. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पता है ना डियर स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं.
जब डिफरेंट या सेम तरह के एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं, केमिकली लिंक्ड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं द मॉलिक्यूल्स। और ये बहुत ही छोटा लेवल होता है स्टडी करने का। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of organisms, cells, and organelles but at molecular level, at molecular level is called molecular biology. क्लियर? हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें कि वो उसकी कंपोजिशन किस तरह से है, उसके स्ट्रक्चर किस तरह से हैं और वो वहाँ पर क्यों हैं, या उसके ऑर्गेनल लेवल के ऊपर या उसके सेल लेवल के ऊपर या टिश्यू लेवल के ऊपर जाकर देखें, यानी कि ये टिश्यूज़ को देखें, मॉलिक्यूल्स को देखें, उसके ऑर्गेनल्स को देखें, उसके उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देखें, लेकिन कहाँ पर, किस लेवल के ऊपर? एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल. दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर biology. For example, if we talk about the DNA, okay, the composition of DNA, for example, the composition of DNA, the deoxyribonucleic acid, or if we talk about the composition of cell membranes, सेल मेम्ब्रेन्स किससे बनती हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर डिटेल से हम स्टडी करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज कि जो ऑर्गेनल्स की सेल मेम्ब्रेन्स हैं मोस्टली दे आर फॉर्म्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बनती हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाउ अनदर ब्रांच इज देयर, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर नाम से जाहिर है डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो, माइक्रो का मतलब स्मॉल। क्लियर? बायोलॉजी यानी कि लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मींस द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कितने स्मॉल? इतने स्मॉल कि आप नेकेड आई से ना देख सकते हो। ठीक है, आपको देखने के लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो बायोलॉजी। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology that deals with the study of microorganisms. Clear? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। और व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आप पहले पढ़ भी चुके हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन with the help of माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आ सकें, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एंड इट इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल, the study of structure
of viruses. Clear? Or the study of bacterial structure or bacterial shapes. So this is what we call as the microbiology. Now, dear students, another branch is there, that is environmental biology. तो इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट. क्लियर? सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, which deals with the study of living organisms and their relationship to inorganic and organic environment. और डिस्टेंस एनवायरमेंटल बायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, इसकी सब कैटेगरीज में आती है जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, इकोलॉजी, जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. क्लियर? तो वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, और उसकी सब जो स्पेसिफिक में फिर इकोलॉजी आ जाती है. ठीक है? जिसमें कि स्पेशली यहाँ पर हम हर तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, खास तौर पर उसमें ह्यूमंस की क्या, ह्यूमन का क्या इंटरवेंशन है, ह्यूमंस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एवरीथिंग. क्लियर? So that is called as environmental biology. Now, another branch is there, that is freshwater biology. तो कितनी आसान टर्मिनोलॉजी है, नाम में मतलब इसका छुपा हुआ है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं द फ्रेश वाटर बायोलॉजी. सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of living organisms in fresh water. That is rivers, lakes, ponds, etc. Clear? And the physical and chemical parameters of these water bodies, means the fresh water bodies, and their effect on the living beings.
अब इस बात को ज़रा समझिए कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि फ्रेश वाटर में यानी रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहने हैं, बल्कि हमने साथ में उनके उस वाटर बॉडी का केमिकल पैरामीटर्स, उसके फिजिकल पैरामीटर्स, मतलब कि उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन किस तरह से है, वो किस तरह से वाटर और एनवायरनमेंट वो उसको इफेक्ट करेगा, फ्रेश वाटर उनकी बॉडीज को, और वो फिर वो किस तरह से वो अडेप्ट हैं उससे निपटने के लिए। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है फॉर एग्जांपल the fresh water is usually hypotonic। ये क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है क्योंकि इसमें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें रिलेटिवली कम सॉल्यूट हो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। और आपको पता है फिर ऐसे एनवायरनमेंट में वाटर की किस तरह से मूवमेंट होती है। वाटर तो एक ही तरीके से मूव करता है, फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक में क्या है? सॉल्यूट लो है, तो सॉल्यूट इज लो। तो क्या होगा? एनवायरनमेंट से पानी निकले, मूव करेगा और किस में जाएगा? ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है। क्लियर? सो अब आगे से वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल या वो प्लांट, वो किस तरह से उसको बिहेव करेगा, मतलब कि मुसलसल अगर किसी एनिमल की बॉडी में पानी जाता रहा तो आपको पता है कि वो तो एनिमल सेल बर्स्ट कर जाता है, और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जाता रहा तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होगा बुरे तरीके से। सो लेकिन किस तरह से उनके अंदर वो इसके बावजूद इस सारी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर इसके बावजूद वो किस तरह से अडेप्टेड हैं इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट वी स्टडी इन द फ्रेश वाटर biology. So, for example, the fresh water is usually the hypotonic environment, and हम पढ़ेंगे आगे चलकर चैप्टर नंबर 7 में, and the presence of contractile vacuole in ciliates। तो ये जो उनका रिलेशनशिप है ये बहुत बेस्ट है इन ऑर्डर टू स्टडी द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। लाइक दिस इज सिलियट्स में देखेंगे हम। सिलियट्स ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिन जो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जैसे कि पैरामीशियम, सीलिया से सिलियट्स है, ठीक है। सो दिस इज पैरामीशियम, और इट हैज़ गॉट टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये दो तरह के, एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस, और इसके अंदर मौजूद है एक और स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो दिस इज एक्चुअली द अडेप्टिव फीचर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। these are the nuclei, इनकी डिटेल आगे चलकर हम पढ़ेंगे। these are the cilia, clear, and this is actually the पैरामीशियम। तो ये फ्रेश वाटर है में डियर स्टूडेंट्स रहता है पैरामीशियम। तो पानी मुसलसल अंदर आ रहा है तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जमा होता जाएगा। जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये क्या करेगा? इसके नाम से ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एक्सेस वाटर होता है इट इज़ मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो मुसलसल इन्होंने रहना भी उसी के अंदर है। पानी आ रहा है उसको निकाल रहे हैं, पानी आ रहा है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ व्हाट वी स्टडी इन द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। Another branch is there, that is marine water biology. So very simple, the name indicates its meaning. The branch
of biology that deals with the study of life in oceans and seas. Clear? ओशंस और सीज यानी समंदरों के अंदर जो लाइफ है उसकी स्टडी को हम कहते हैं, या उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज मैरीन वाटर बायोलॉजी। अब इसमें हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसमें समंदरों के अंदर कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, बल्कि हमने इसके साथ साथ उनके सारे वो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी डिस्कस करना है कि वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स किस तरह से जो है वो अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, किस तरह से अपनी एक्सक्रीशन करते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एवरीथिंग वी हैव टू go through. Clear? So it is related and include the physical and chemical characteristics of seas acting as a factor for living organisms. Clear? अब dear students, basically जो marine water है, the marine water, for example, the osmoregulation in marine animals like cartilaginous fishes or the bony fishes. Clear? तो dear students, osmoregulation आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक के अंदर भी, ये होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है जिसमें सॉल्ट और वाटर, सॉल्यूट्स और वाटर का लेवल मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैरीन वाटर बेसिकली इट इज़ अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। जैसे फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक था, ये हाइपरटोनिक है, इसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है मैरीन वाटर के अंदर। क्लियर? तो अब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सॉल्ट बहुत हो, हाइपरटोनिक हो, तो वाटर कैसे मूव करता है? लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। मतलब कि लेट्स सपोज दिस इज अ सी और इसके अंदर मौजूद है एक फिश, दैट इज अ कार्टिलेजिनस फिश। क्लियर? इट्स अ कार्टिलेजिनस फिश और बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, ये मैरीन वाटर है, सो दीज आर द सॉल्ट्स, दिस इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? द सॉल्ट्स विल ट्राई, these salts will try to enter the body and the water H2O it will try to leave। क्योंकि वाटर कैसे मूव करता है? लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, क्योंकि बाहर क्या है? हाई सोल्यूट,
और इसकी बॉडी के अंदर उसके कंपैरिजन में लो सॉल्यूट है। तो वाटर ने तो बाहर निकलना है, सॉल्ट अंदर जा रहा है, वाटर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जिंदा है। वो क्या एडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये जिंदा है? तो कार्टिलेजिनस फिशेस या बोनी फिशेस ये क्या करती हैं, इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं, एडेप्टिव फीचर्स हैं, लाइक दे पोजेस स्पेशल ग्लैंड्स जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए ये फिशेस क्या करती हैं कि वहाँ से एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट को और उसकी जगह पे वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करती हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ व्हाट वी स्टडी इन द मैरीन वाटर बायोलॉजी, जिसमें समंदर किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है सी लाइफ को, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी। Now there is another branch, an important branch of biology, that is parasitology. So as the name indicates, the branch of biology that deals with the study of parasites. और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको एक रिवीजन दूंगा। सो पैरासाइट्स, इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में लिखने लगा हूँ। द ऑर्गेनिजम्स, वो किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो फंगस हो सकती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है। सो द ऑर्गेनिजम्स which live in a host for food and shelter and in return harms the host, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग होस्ट के अंदर रहता हो, डिपेंड करता हो अपनी ज़िंदगी के लिए और फॉर फूड, खुराक के लिए और शेल्टर के लिए, रिहाइश के लिए, और बदले में क्या करे, उस होस्ट को नुकसान पहुंचाए, तो हर उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट। तो उन पैरासाइट्स की ही स्टडी को हम कहते हैं, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। अब सिर्फ इसमें हमने ये नहीं देखना, नॉट ओनली वी हैव टू लुक कि इसमें पैरासाइट कौन है, ठीक है, वो विच वन इज द पैरासाइट, ये कहाँ पर रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस। दिस इंक्लूड्स structure and location and duration and life cycles of parasites with respect to the host. क्लियर? तो उसमें स्ट्रक्चर भी देखते हैं हम होस्ट का, उसकी लोकेशन भी देखते हैं कि वो होस्ट कहाँ पर, वो इसमें हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं होस्ट और पैरासाइट का, उसकी लोकेशन देखते हैं कि होस्ट के अंदर है या बाहर है पैरासाइट, वो ड्यूरेशन को देखते हैं कि वक्ती तौर पर अटैच है या फिर वो परमानेंटली वो होस्ट के अंदर रह रहा है, उसके लाइफ साइकिल मतलब कि वो कितना हिस्सा लाइफ का वो उस होस्ट के अंदर डिपेंडेंट है, कितना हिस्सा जो है वो बाहर डिपेंडेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू द होस्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन की बिहाफ के ऊपर दो तरह के हम पैरासाइट्स पढ़ते हैं, लाइक द टेम्पररी
and the permanent. क्लियर? टेम्पररी, वक्ती तौर पर आकर अटैच हुआ होस्ट के साथ और फिर वहां से निकल गया. लाइक द मॉस्किटो, फॉर एग्जाम्पल द मॉस्किटोज. क्लियर? सो दैट दे आर द टेम्पररी पैरासाइट्स. जब ए परमानेंट, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस. क्लियर? सो वायरसेस आर द परमानेंट पैरासाइट्स. ये तो ड्यूरेशन की बिहाफ के ऊपर हम देख लेते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम लोकेशन के बिहाफ पे देखें. इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन, तो लोकेशन के बिहाफ के ऊपर भी दो मेजर कैटेगरीज हैं इनकी. द एक्टोपैरासाइट्स, जो होस्ट के बाहर रहता है, लाइक लाइसिस. क्लियर? और एंटोपैरासाइट्स, जो बॉडी के अंदर रहता है, लाइक द पिनवॉर्म्स, इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर खास तौर पर. ठीक है, द पिनवॉर्म्स एंड द राउंड फॉर्म्स, ये आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे इनकी. क्लियर? सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस ब्रांच, द पैरासाइटोलॉजी. और फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो है उसको बॉडी से, अगर बॉडी में एंटर हो चुका है तो उसको रिमूव किस तरह से करना है. ठीक है, इन पैरासाइट्स के रिमूवल के लिए जो रेमेडीज हैं वो भी डिस्कस की जाती हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर. क्लियर? Another branch is there, that is social biology. So it is again related to the topic, आसान, social, society से, मुआशरे से. ठीक है, the branch of biology that deals with the study of social behavior and communal life of human beings and other animals. कि जो एनिमल्स हैं, क्योंकि सोशल बिहेवियर एनिमल्स ही शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो किस तरह से सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनकी किस तरह से हायरार्कीज बनती हैं. लाइक अगर छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक द लायन किंग. तो जंगल में सिर्फ एक ही बादशाह होता है, शेर, और बाकी सब उसके पास जो फीमेल्स होती हैं. ठीक है, और मेल एक ही होता है, और वो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है बाय यूरिनेशन. वो यूरिन करके और अपनी बाउंड्री को जो है वो पेशाब करके वो अपनी बाउंड्री को डिफाइन कर देता है. और उसकी स्मेल जो है यूरिन की, उसको सूंघ कर कोई भी दूसरा मेल एंटर नहीं हो सकता. अगर दूसरा मेल उसको सूंघ कर उसकी टेरिटरी से अंदर आ गया, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि अब वो शेर से, यानी जो लायन किंग है, जो जंगल का बादशाह, उससे उसकी फाइट होगी, और फिर उसमें से जो जीतेगा वो जंगल उसी का होगा. अब वो नया जंगल का बादशाह होगा, इसमें चाहे उसकी जान चले जाए या फिर वो भाग जाए. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सोशल बिहेवियर, द कम्युनल बिहेवियर. तो इस तरह से किस तरह से, या फिर जंगल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ, मुख्तलिफ एनिमल्स के साथ लायंस किस तरह से बिहेव करते हैं, या दूसरे एनिमल्स आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन द सोशल बायोलॉजी. Another branch is there, that is human biology. So very much clear cut from the topic, बहुत आसान. The branch of biology that deals
with the study of anatomy, ideonomy means external morphology, internal morphology, genetics, evolution, histology, and pathology, and physiology, and biochemistry, of humans, सिर्फ इंसानों की, all humans, सिर्फ इंसानों की एनाटॉमी, इंसानों की फिजियोलॉजी, इंसानों की genetics, इंसानों की evolution, इंसानों की histology, everything but only related to humans. This is what you are going to study in MBBS. You are going to learn in the colleges, medical colleges. Clear? तो medical college में आप सिर्फ human biology पढ़ते हैं. Clear? Human से related ये सारे subjects पढ़ते हैं आप. And another branch is there, that is biotechnology. Biotechnology. So the branch of biology that deals with the study of use of living organisms for the welfare of mankind and other kinds. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि डील करती है, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जिंदा चीज़ों को सामने लाकर उनको इस्तेमाल करके यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के भले के लिए कोई काम किया जाए तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है. यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन of synthetic insulin. आपने मैट्रिक में भी ये टॉपिक पढ़ा था कि इंसुलिन किस तरह से बनाई जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, बैक्टीरिया को यूज करके, उसका प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर और एवरीथिंग. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे एक और मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक, that is levels of biological organization. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.